हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th के लिए सोशल स्टडीज़। और पिछले जो कंटेंट था उसमें हम लोगों ने देखा था कि भारत के ऊपर अंग्रेज़ों ने जिस तरह से कब्जा जमाया हुआ था, ठीक उसी पैटर्न पर साउथ अफ्रीका एक देश है, वहाँ पर भी अंग्रेज़ों ने ठीक इसी तरह कब्जा जमाया था। लेकिन भारत की तुलना में अंग्रेज वहाँ पर बस गए। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका में तो बस गए थे, वहाँ का आधार कार्ड बनवा लिया, वहाँ के ग्राम पंचायतों का चुनाव लड़ने लगे, वहाँ सरपंची का चुनाव लड़ने लगे, लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं कर पाए वो? तो आपको हम बता दें कि अंग्रेज बेसिकली जिम्बाब्वे में पहले बस चुके थे, रोडेशिया उस समय नाम हुआ करता था। और इसके अलावा साउथ अफ्रीका में अंग्रेज़ों का विरोध करने वाली जो कौम थी, जो साउथ अफ्रीका के मूल निवासी थे, वे उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे और वे सारे के सारे अलग अलग गुट्स में नहीं थे, अलग अलग ग्रुपों में नहीं थे। वहाँ कोई क्रांतिकारी आंदोलन नहीं हो रहा था। एक अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस थी, उसी के बैनर तले ये विरोध का कार्यक्रम हो रहा था। जबकि भारत में पिस्तौल तमंचों का भी डर था। मतलब अंग्रेज़ों को ये मालूम था कि अगर हम भारत में रहे तो उनकी जान जानी निश्चित है। इसके साथ साथ भारत में उन्होंने हिंदू मुस्लिम का जो सांप्रदायिक बीज बो दिया था, उससे उनको पता था कि देश की आज़ादी के बाद भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच ऐसी मारकाट होने वाली है कि जिसमें हम लोग पिस जाएंगे गेहूं के बीच में घुन की तरह। जबकि साउथ अफ्रीका में ऐसा कोई मामला ही नहीं था। साउथ अफ्रीका के जो निवासी थे वो भी क्रिश्चियनिटीज़ को मानते थे, ईसाई धर्म को मानते थे, जिस धर्म को अंग्रेज माना करते थे। तो ये ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने साउथ अफ्रीका में ही रहना पसंद किया। ये हम लोगों ने देखा। फिर हमने देखा कि अप्रैल 1994 में, 26 अप्रैल 1994 में जब अंग्रेज़ों ने दक्षिण अफ्रीका की सत्ता छोड़ दी, तब वहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब ये दोनों समुदाय जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, एक साथ चलेंगे कैसे? तब बयान आता है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता माने जाने वाले नेल्सन मंडेला साहब का। वे कहते हैं कि हाँ, मैंने ही श्वेतों का, अंग्रेज़ों का, गोरों का विरोध किया था उनकी दमन नीति के कारण, और मैं ही विरोध करता हूँ अश्वेतों की इस नीति का कि वे यदि ये समझते हैं कि हम बहुसंख्यक हैं और इन अंग्रेज जो अल्पसंख्यक हैं इनको दबा देंगे, तो मैं इसकी भी खिलाफत करता हूं। बस यही एक रोड मैप बन गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माण का। और फिर दक्षिण अफ्रीका जो कि एक विवादित देश था, दुनिया भर के देश अंग्रेज़ों की जो वहाँ पर नस्ल भेदी नीति थी उसकी विरोध करते थे, एक विवादित राष्ट्र था वो। वह आज़ादी के बाद लोकतंत्र का मॉडल बनकर सामने आया, और न केवल मॉडल बनकर सामने आया बल्कि उसने ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी लोगों के लिए पर्याप्त जगह थी। आज हम देखते हैं कि संविधान तो बन गया, लेकिन इन संविधानों की ज़रूरत आखिर होती क्यों है? आप लोगों को मैं बता दूं कि हम क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं तो आपको मालूम है कि एक ओवर में कितनी बॉल होती हैं? 6। 8 क्यों नहीं होती? 3 क्यों नहीं होती? ये नियम बनाया गया है कि एक ओवर में 6 ही बॉल होंगी। यदि इस नियम के खिलाफ कोई जाएगा तो क्या होगा? खेल खराब हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारा परिवार होता है। हमारे परिवार के कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। हालांकि ये लिखी पढ़ी में नहीं होते, लिखत पढ़त में नहीं होते, मौखिक होते हैं, परंपरा के अनुसार होते हैं, लेकिन इनको हमको मानना पड़ता है। इसी तरह समाज के कुछ नियम होते हैं और इसी तरह से इस देश के कुछ नियम होते हैं। तो किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन नियमों की आवश्यकता पड़ती है उसे कहते हैं संविधान। अर्थात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान की जरूरत होती है। पाठ्य पुस्तक की दृष्टि से चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि संविधान की जरूरत क्यों है। हम लोग देख रहे हैं संविधान निर्माण और क्लास है हमारी 9th। 9वीं कक्षा का जो संविधान निर्माण है उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने आज का टॉपिक है, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। यह है यह दूसरा भाग है हमारे इस अध्याय का। आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें एक संविधान की ज़रूरत आखिर होती क्यों है। संविधान करता क्या है, इस बात को तो हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ गए। क्या समझ गए? कि जहाँ पर दो अलग अलग विचारधारा वाले लोग मतलब एक साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं,
ड्यू टू संविधान। केवल एक संविधान ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये लोग एक साथ रहने का प्रयास करेंगे। मतलब दक्षिण अफ्रीका 1994 में, कब, 1994 में आज़ाद हुआ और नया नया लोकतंत्र बना है। अब इस लोकतंत्र में वे लोग जो दमन करते थे, जो शोषण करते थे, जो राजा बनकर वहाँ रहते थे, और दूसरा पक्ष दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी जो दमन सहते थे, जिनका शोषण होता था, जिनके खिलाफ में ऐसी ऐसी कार्रवाइयाँ की गई, बर्बर कार्रवाइयाँ, वे लोग दोनों अब एक साथ एक समान हैसियत से रहने के लिए योजना बना रहे थे। मतलब अब ना तो कोई बड़ा था ना तो कोई छोटा था। दैट मीन्स ना तो काली चमड़ी वाले छोटे थे ना ही गोरी चमड़ी वाले बड़े थे। अब दोनों की हैसियत समान थी और दोनों ही एक साथ कैसे रहें, एक साथ कैसे आगे बढ़ें, इसकी योजना बना रहे थे। और यही योजना जब आखिर में जाकर तैयार हुई तो वह कहलाई संविधान। लेकिन योजना बनाते समय एक बात थी जो दोनों के मन में थी। दोनों जब योजना तैयार कर रहे थे, अपने अपने पक्ष यहाँ प्रस्तुत कर रहे थे, ऊपरी तौर पर उनके अंदर ही अंदर अपना अपना एक डर व्याप्त था। दोनों अपना भय सोच रहे थे। काले या अश्वेत लोग ये सोच रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अंग्रेज जिन्होंने सैकड़ों सालों से हमारे ऊपर राज किया है फिर से कुछ गड़बड़ी मचा दें और हमको फिर से दबा दें। तो दूसरी तरफ जो गोरे अंग्रेज थे उनके दिमाग में ये आ रहा था कि हमने इनको आज़ादी तो दे दी है लेकिन ये संख्या में बहुत ज़्यादा है, कहीं ऐसा तो ना हो कि ये हमको बाद में मार पीट कर या कोई दूसरे तरीके से हमारे ऊपर हावी हो जाए। ये इनके बीच में अपने अपने दिमाग में ये चल रहा था कि कहीं ऐसा तो ना हो जाए, कहीं वैसा तो ना हो जाए। और वे अपने हितों की रखवाली भी करना चाहते थे। वे चाहते थे कि हमारे हित जो है वे बने रहें। बहुसंख्यक अश्वेतों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, 3/4 संख्या, मतलब 100 में 75 लोग वहाँ पर काली चमड़ी वाले लोग थे। अब वो इस बात पर चौकस थे कि जो नया लोकतंत्र आया है इसमें बहुमत का जो शासन है वह मूल सिद्धांत बना रहे। आपको पता होगा कि लोकतंत्र में क्या होता है, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है उसकी बात मानी जाती, मतलब बहुमतों का शासन कहलाता है वो। तो बहुसंख्यक लोग ये चाहते थे कि हमारी संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर भी जिसकी संख्या ज़्यादा हो उसकी ज़्यादा हिस्सेदारी वाला सिद्धांत बना रहे। उनको बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी चाहिए थे। अभी तक क्या हो रहा था, बेचारे दबे हुए थे, शोषित थे, उनको गिरजाघरों में जाने को नहीं मिलता था, ट्रेनों में बैठने को नहीं मिलता था, नदी में काली चमड़ी वाले और गोरी चमड़ी वाले एक साथ नहीं नहा सकते थे, स्विमिंग पूल में नहीं जा सकते थे, बसों में टैक्सी में नहीं बैठ सकते थे। तो ये सारे सामाजिक अधिकार उनको चाहिए थे और आर्थिक अधिकार भी चाहिए थे। अभी तक क्या होता था कि सरकारी नौकरियों में केवल सफ़ेद चमड़ी वाले लोग रहते थे, श्वेत गोरे लोग रहते थे। इनको तो गुलामों की तरह व्यवहार रखा जाता था, इनको मजदूरी भी कम दी जाती थी। तो ये जो बहुसंख्यक अश्वेत लोग थे ये चाहते थे कि हमको बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार मिले। दूसरी तरफ अल्पसंख्यक कौन थे, गोरे थे, जिनकी चमड़ी का रंग गोरा था, मतलब अंग्रेज जो थे वो ये चाहते थे कि हमको हमारी संपत्ति और विशेष अधिकार न छीन लिए जाए। मतलब इन लोगों ने जो संपत्ति छुड़ाई थी, इन लोगों ने जो संपत्ति अर्जित की थी, वो ये चाह रहे थे कि बहुसंख्यक उस पर कब्जा न कर लें। हमको जो विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं कहीं वो हमसे छीन न लिए जाएं। इस तरह की चिंताएं इन लोगों के दिमाग में थी। तो चलिए देखते हैं कि इन चिंताओं पर आपसी सहमति कैसे बनी, मुद्दों पर आपस में ये लोग सहमत कैसे हुए। एक लंबे समय तक बातचीत चली, लंबे समय तक मतलब 2 वर्ष से अधिक समय तक इन दोनों पक्षों में मैराथन बैठकें हुई। बार बार चर्चाएं होती, वो अपना पक्ष रखते, ये अपना पक्ष रखते, गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज अपना पक्ष रखते, अश्वेत लोग अपना पक्ष रखते। और जब लंबी बातचीत चली तो दोनों पक्ष जो है समझौते का रास्ता अपनाने के लिए तैयार हो गए। गोरे लोगों ने यानी अंग्रेजों ने बहुमत का सिद्धांत मान लिया और साथ में ये भी मान लिया कि चलिए एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत होगा। अब आप लोग याद कीजिए, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत हमने पहली बार कब पढ़ा, कोर्स में पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, जब जनरल स्टेट्स की बैठक हुई थी, लुई 16वें ने बुलाई थी और वो ये कह रहा था कि एक स्टेट की एक वोट मानी जाएगी। तब तीसरे स्टेट के लोगों ने कहा था नहीं, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत माना जाएगा। मतलब ये फ्रांस की क्रांति से निकला हुआ शब्द है, एक व्यक्ति एक वोट, और बहुमत का सिद्धांत भी वहीं का है। तो इस चीज़ के लिए अंग्रेजों ने सहमति दे दी, श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने सहमति दे दी कि हाँ हम बहुमत का सिद्धांत मानेंगे और एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत भी मानेंगे, और साथ में जो गरीब लोग हैं उनको और मजदूरों को कुछ बुनियादी अधिकार भी दिए जाएंगे।
इस बात पर वो सहमत हो गए। जब वो उन्होंने अपनी सहमति दिखाई, मतलब कहते हैं ना, जब बातचीत के टेबल पर हम बैठते हैं तब 4 कदम अगर हमारा विरोधी चलता है तो हम भी कोशिश करते हैं कि 4 ना चल पाए तो 2-3 कदम तो हम भी उसकी तरफ आगे बढ़ें। तो अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हो गए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर फैसले अब हम नहीं करेंगे। मतलब केवल मैं, हम अश्वेत वाली बात नहीं होगी, अब वी होगा। वी मतलब अंग्रेज भी होंगे और साउथ अफ्रीका के लोग भी होंगे, दोनों मिलकर हम बनेंगे, साउथ अफ्रीका बनेंगे। मतलब हम एक तरफा ऐसे फैसले नहीं लेंगे बहुमत के आधार पर जिसका नुकसान श्वेत लोगों को, गोरे लोगों को हो। वे इस बात पर सहमत हो गए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की ज़मीन जायदाद पर कब्जा तो नहीं करेंगे। इस बात पर उन्होंने सहमति दे दी कि आपकी जो संपत्ति है उस संपत्ति पर हम कब्जा नहीं करेंगे, और ये सारी चीज़ें हम इन मुद्दों पर अपनी सहमति प्रदान करते हैं। और इस तरह से ये लोग आपस में सहमत भी हो गए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब 2 पक्षों के बीच में झगड़ा होता है और जब उनके बीच में राजीनामा या समझौता कराया जाता है तो दोनों के बीच में समझौते के टेबल पर बैठने की इच्छा तो होती है, लेकिन मन में ये भय होता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि समझौते के बाद हम नुकसान में चले जाएं और हमारा विरोधी को फायदा हो जाए। इन्हीं डर और भय के बीच में लोग एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में ऐसा नहीं हुआ। 2 साल तक, लंबे समय तक ये लोग आपस में मिले जुले, बैठे, चर्चाएं की और फिर ये फार्मूला निकल गया। अंग्रेज़ों ने कहा चलिए ठीक है, हम बहुमत का सिद्धांत मानते हैं, मतलब यदि चुनाव होते हैं तो सरकार बहुमत के आधार पर बन जाएगी, लेकिन एक शर्त रहेगी। वो शर्त ये रहेगी कि आप लोगों को भी हमारी कम संख्या होने का सम्मान करना पड़ेगा। तो अश्वेत चमड़ी वालों ने कहा ठीक है भैया, हम भी तैयार हैं, आपकी संख्या भले कम है, हम आपके ऊपर जैसा अत्याचार आपने हम पे किया था वैसा अत्याचार हम आप पर नहीं करेंगे, भले ही हम संख्या में ज़्यादा हैं। और इस तरह से गोरे पक्ष और काले पक्ष के बीच में समझौता हो गया। ये तो टेबल टॉक हो गई। अब इस टेबल टॉक को फाइनलाइज कैसे किया जाए? भाई वर्बली हो गया, मुंह से बोल दिया कि हाँ आप हमारा सम्मान करना, हम आपका सम्मान करेंगे, चलिए सभा समाप्त की जाती है। और सभा समाप्ति के बाद जैसे ही बाहर निकले और किसी ने जरा सा पटाखा फोड़ा नहीं कि मामला फसाद में बदल गया। तो ऐसा ना हो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, चलिए उसको भी हम समझते हैं। अब क्या हुआ कि इन लोगों के बीच में आपसी सहमति तो बन चुकी थी, मतलब समझौता के टेबल पर ये लोग आए और आपस में समझौता भी कर लिया। लेकिन यह समझौता इतना आसान नहीं था। क्यों नहीं था? भले अभी समझौता हुआ है, लेकिन समझौता होना और समझौते की शर्तों को लागू करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। किसी भी चीज़ को मानना और उसको लागू करना बहुत अंतर होता है। जैसे हमने सोच लिया है कि हम कल से पढ़ाई करेंगे, लेकिन पढ़ाई करेंगे सोचना, अपने आप से समझौता करना अलग बात है, लेकिन कल से पढ़ाई कर लेना अलग बात है। दोनों में बहुत अंतर होता है, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो ऐसे ही इस समझौते में था कि आपस में मामले तय हो गए, लेकिन समझौते को लागू करना कठिन था। क्यों कठिन था? क्योंकि लंबे समय में दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। तो पहली ज़रूरत तो ये थी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा करें। अच्छा चलिए ठीक है, एक दूसरे पर आज भरोसा कर लिया उनने कि चलो ठीक है, हमने आज आप पर भरोसा कर लिया। ये पीढ़ी जिसने टेबल पर बैठकर बात की, उनने भरोसा कर लिया एक दूसरे पर। लेकिन हो सकता है जिन्होंने समझौता किया उनके बाद आने वाली पीढ़ी यानी भविष्य में इस भरोसे को तोड़ दे। इसकी क्या गारंटी? ये गारंटी कौन लेगा? भविष्य की गारंटी कौन लेगा? ये चीज़ तय किया जाना था। भविष्य में इस ऐसी स्थिति बनती है कि लोग भरोसा बनाए रखें, उसको बरकरार रखें, इसके लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाए। तो इस पर बहुत विचार विमर्श हुआ कि ऐसा क्या किया जाए कि भविष्य में भी हमने मिलकर जो आज समझौता किया है, ये समझौता जो है पत्थर की लकीर बन जाए, लक्ष्मण रेखा बन जाए कि इसे कोई क्रॉस ना कर सके। तो हमारे देश में कहावत है, वो कहावत यह है कि 100 बक्का बराबर 1 लिखा। ठीक है ना? तो इस बात को लिखत पढ़त में ले लिया जाए। ये वहाँ पर बैठ के सयानों की चर्चा हो गई। उन्होंने ये बोल दिया कि चलिए भैया, जो कुछ भी हमारे बीच में समझौता हुआ है इसको लिखत पढ़त में ले लिया जाए, इसको लिखा पढ़ी में ले लिया जाए और इस लिखा पढ़ी में सबके दस्तखत हों, ताकि भविष्य में ये दिखाया जा सके भैया ये नियम तय हुए थे और इन नियमों को आप सब लोगों को मानना है, इसकी बाध्यता आपको रहेगी। ठीक है ना? तो ये बात तय हो गई कि अब इस बात को हम लिखा पढ़ी में लेंगे और यही लिखित सहमति फिर संविधान बनी। अब लिखित सहमति में क्या सहमति थी? लिखित में पहली चीज़ ये तय की उन्होंने
कि भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा। यह नियम लिखित रूप में तय किया जाना है। अब शासकों का चुनाव कैसे होना चाहिए, यह हमने लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों वाले अध्याय में देख चुके हैं कि लोकतंत्र में शासकों का चुनाव कैसे होता है। फिर इसके बाद अगली जो उन्होंने बिंदु या अगला जो शर्त थी, अगली जो बात थी, वो उन्होंने ये तय की कि हम सरकार तो चुन लेंगे, लेकिन चुनी हुई सरकार की क्या सीमाएं होंगी, चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है, यह भी हम लिखित में तय करेंगे। फिर इसके बाद अगला बिंदु जो तय किया उन्होंने वो यह किया कि नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। चलिए, ये तो सरकार की बात होगी कि हम सरकार चुन लेंगे, सरकार के नियम बता देंगे कि तुम्हारी ये सीमाएं हैं, तो चलिए ठीक है, लिखित में नागरिकों के अधिकार भी तय कर लिए। अब इन सब के बाद में जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि मान लो ऐसी सरकार आ गई जिसने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया और सबका विश्वास जीत के वह सरकार सत्ता में पहुंच गई, शासक बन गए लोग, और जीतने के बाद मान लो उन्होंने इन नियमों को बदल दिया, तो फिर क्या करेंगे। तो इसमें ऐसे नियम में बनाए जाएं कि ये जो हम लिखत पढ़त में ले रहे हैं, ये जो लिखित नियमावली तैयार हो रही है, इसको कोई भी आसानी से और मनमाने ढंग से ना बदल सके। ऐसी बातें इसमें लिखो कि कोई इनको आसानी से बदल ना सके। तो इस तरह से ये सहमतियां बनाई जाने लगी, और जब ये सहमतियां बनकर तैयार हुई तो यही हुआ, इसी को कहा गया संविधान। दक्षिण अफ्रीका में इन्हीं चीज़ों का इंतजाम किया गया। किन चीज़ों का? इन्हीं चीज़ों का इंतजाम किया गया कि भविष्य में शासकों का चुनाव कैसा होगा, चुनी हुई सरकार क्या क्या करेगी। अच्छा, क्या क्या करेगी तो ठीक है, और क्या क्या नहीं करेगी ये भी तय किया गया। साथ में जनता के क्या अधिकार होंगे, जनता कौन से अधिकारों पे काम करेगी, उसके क्या कर्तव्य होंगे, ये भी तय किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये तय की गई कि इन नियमों में कोई मनमाने ढंग से बदलाव ना कर सके, इसके लिए भी नियम बनाए जाए कि बदलाव तो हो लेकिन मनमाने बदलाव ना हो। इसके लिए संशोधन कैसे किया जाए, संशोधन के प्रणाली, संशोधन का सिस्टम भी लिखित में तैयार किया गया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हो गए। वे इन बातों पर सहमत हो गए कि ये जो हम नियम बनाएंगे कि शासक कैसा होगा, उसका चुनाव कैसा होगा, क्या क्या कर सकेगा सरकार में आकर वह शासक, क्या क्या नहीं कर सकेगा, जनता के अधिकार क्या होंगे, और संविधान में संशोधन क्या होगा। इन सारे नियमों की ना तो कोई नागरिक उपेक्षा कर सके, ना सरकार इनको बदल सके। ये नियम सबसे ऊपर होंगे, सबसे बड़े नियम होंगे। इन नियमों को कोई नहीं बदल सकता। ये आधारभूत नियम होंगे और इन नियमों को लिखित रूप में लिया जाएगा। और जब ये बुनियादी नियम, ये महत्वपूर्ण नियम, ये नियम जो देश को चलाएंगे, ये नियम जो सरकार को चलाएंगे, ये नियम जो जनता को चलाएंगे, और ये नियम जो आसानी से नहीं बदले जा सकेंगे, इन नियमों को लिखित रूप में लिया गया। और इसी लिखित रूप में लिए गए इन बुनियादी नियमों को कहा गया संविधान। क्या कहा गया? संविधान कहा गया। इसी को कहते हैं संविधान। अब आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान देश को चलाने के मूलभूत नियमों को कहते हैं, जो लिखित रूप में किताब में लिखे जाते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो तय हो गया कि जो भी हमने बातें की हैं ये सारी लिखत पढ़त में ली जाएंगी, और लिखा पढ़ी में जो ये चीज़ें ली जाएंगी ये हमारे देश के सर्वोच्च कानून होंगे, सबसे बड़े कानून होंगे। इनके ऊपर कोई कानून नहीं होगा, मतलब ये श्रेष्ठ कानून होंगे और इनमें बदलाव करना भी इतना आसान नहीं होगा। और जब इन बुनियादी नियमों को, इन आधारभूत नियमों को लिखा पढ़ी में ले लिया जाता है तो यही बुनियादी नियम, यही आधारभूत नियम कहलाते हैं संविधान। तो आपको एक बात और बता दें कि ये जो संविधान है, यह संविधान की रचना या संविधान की विशेषता केवल दक्षिण अफ्रीका के लिए ही थी ऐसा नहीं है। संविधान हर देश का होता है। पाकिस्तान का अपना संविधान है, जापान का अपना संविधान है, नेपाल का अपना संविधान है, चीन का अपना संविधान है, हर देश का संविधान है। ये जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक देश हो तभी संविधान होगा। भाई पुराने समय में राजा महाराजा हुआ करते थे, हमारे देश में भी बड़े बड़े राजा होते थे, बड़े बड़े राजवंश हुए हैं, उनके भी संविधान थे। राज्य करने के, राजकाज चलाने के उनके अपने नियम थे, यानी उनका भी संविधान था। तो ये जरूरी नहीं है कि दक्षिण अफ्रीका का ही संविधान स्पेशल था। बहुत सारे देश है दुनिया में जिनका संविधान होता है। चलिए उसको हम समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं संविधान की खासियत सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की नहीं थी, मतलब
हम दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान के अंतर्गत पाठ पढ़ रहे हैं, बात दक्षिण अफ्रीका की हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि संविधान रचना सिर्फ और सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की खासियत हो ऐसा नहीं है। हमारे देश में भी संविधान है, भारत में भी संविधान है। मतलब ये कि हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। जैसे ये संविधान रचना है और ये संविधान रचना केवल दक्षिण अफ्रीका में पहली बार हुई हो ऐसा नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के अलावा भी बहुत सारे देशों में संविधान की रचना हुई है। हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं जिनके विचार अलग अलग होते हैं। जैसे भारत में देख लो, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, अलग अलग धर्म में भी अलग अलग पंथ के लोग रहते हैं, एक ही धर्म के अंदर अलग अलग सोच विचार के लोग रहते हैं, अलग अलग चमड़ी के रंगों वाले लोग रहते हैं। ऐसी विविधता हमारे देश की पहचान है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारा देश हो या कोई और देश हो, वहाँ पे जो नागरिक रहते हैं उनके रिश्ते अंग्रेज़ों और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों के बीच जितने खराब थे उतने खराब ना रहे हों। भाई संबंध थोड़े कम खराब रहे हों, लेकिन दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों के अंतर होते हैं। हाँ, अपने घरों में भी हम देखते हैं कि दो भाई रहते हैं, उनके भी विचार आपस में मेल नहीं खाते। जब एक ही परिवार के सदस्यों के विचार आपस में मेल नहीं खाते तो फिर आप सोच सकते हैं इतने बड़े देश में जहाँ पर अलग अलग जाति, धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ पर आपस में कैसे मेल खा जाएगा विचार। फर्क तो रहता है। अब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। वही मैंने बताया ना कि जैसे जापान हो, वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, वहाँ पर भी बुनियादी नियमों की ज़रूरत है। पाकिस्तान, जहाँ पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने तानाशाही ले आया था, उसने भी संविधान में संशोधन किया था, मतलब वहाँ पर भी बुनियादी नियमों की ज़रूरत थी। चीन की हम बात करें तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि कोई को भी चुनाव लड़ना होता है तो उसको वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे अनुमति लेना पड़ती थी, मतलब वहाँ का संविधान ऐसा ही था, वहाँ के बुनियादी नियम ऐसे ही थे। तो अपने अपने देश के मुताबिक सबके अपने अपने बुनियादी नियम होते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वहाँ का शासन लोकतांत्रिक प्रणाली वाला हो, और ये बात सिर्फ सरकारों पर लागू हो ये भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर संविधान बनाना या सरकार के अंदर काम करने वाले लोगों के बीच में विभेद हैं, उनके विचारों में मतभेद हैं, तो सरकारों के लिए संविधान चाहिए और किसी के लिए नहीं चाहिए। तो मैंने आपको बताया संविधान या नियम, कायदे, कानून हर संगठन के लिए होते हैं। हर संगठन का अपना कायदा होता है, अपना कानून होता है, अपना संविधान होता है। अपने अपने क्लब हों, सहकारी संगठन हों, राजनीतिक दल हों, सबको अपने अपने संविधान की ज़रूरत होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी लोगों के बीच में विचारों की रस्साकसी होती रहती है। लोगों के विचार आपस में नहीं मिलते, तब उन विचारों को सामंजस्य बनाने के लिए कायदे कानून बनाए जाते हैं। इन्हीं कायदे कानूनों को संविधान कहते हैं। और सरकार की व्यवस्था, क्लबों की व्यवस्था, संगठनों की व्यवस्था बनी रहे, वह खराब ना हो, इसके लिए सभी को एक संविधान की ज़रूरत होती है। तो जो क्वेश्चन हम लोगों ने पहले उठाया था कि संविधान की ज़रूरत क्यों, तो संविधान की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि अलग अलग विचारों वाले, अलग अलग हितों के लिए सोचने वाले लोग एक साथ रह सकें। और कैसे रह सकें? निर्धारित नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ सकें। जैसे हमारे देश में अनेक जाति धर्म के लोग हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, सभी अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ समझने की होड़ में दूसरे को कमतर ना समझें, दूसरे के ऊपर अपने विचार ना थोपें। इसके लिए लिखित कायदे कानून जरूरी होते हैं। परिवार में हम देखते हैं दो भाइयों के बीच में, दो बहनों के बीच में, दो भाई बहनों के बीच में विचार नहीं मिलते। अब विचार नहीं मिलते तो क्या होता है? परिवार की जो परंपरा होती है उन नियमों का पालन करते हुए हमारे विचार नहीं मिलते, फिर भी पूरे परिवार का हित सोचते हुए हम निर्धारित कानूनों, निर्धारित नियमों का पालन करते हुए परिवार की बात मानते चलते हैं। ऐसे ही देश के बारे में होता है कि भले हम किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, हमारे विचार आपस में न मिल रहे हों, लेकिन चूंकि देश को आगे बढ़ाना है और देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखनी है, अच्छा माहौल बनाए रखना है, तो हमको कायदे कानून बनाना होते हैं। और ये केवल देश चलाने के लिए नहीं, हमारी छोटी छोटी संस्थाओं को चलाने के लिए, जैसे स्कूल चलाना हो तो भी कानून चाहिए, आपका घर चलाना हो तो कानून चाहिए, बस चलाना हो तो ट्रैफिक के कानून चाहिए, खेलना हो तो खेल के कानून चाहिए। मतलब कायदे कानून और संविधान हर जगह जरूरी होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं? ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहें, बिना किसी मतभेद के, बिना किसी मनभेद के। ठीक है ना? अब बात आती है कि संविधान कहते किसे हैं। तो संविधान जो है
लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी भी देश में रहने वाले लोग जो है सामूहिक रूप से स्वीकार करते हैं। मतलब एक ऐसी किताब जिसमें देश कैसे चलेगा, देश का राजा कैसे चुना जाएगा तो वह सरकार कैसे चलाएगा, जनता किस तरह से चुनेगी, चुनने के बाद जनता का व्यवहार क्या होगा, ऐसी छोटी से लेकर बड़ी हर चीज़ उसमें लिखी होती है। और सामूहिक रूप से इस संविधान में लिखी हुई बातों को पूरी जनता को मानना होता है। ये जो जनता आपको दिख रही है, ये जनता इस संविधान में लिखी हुई सारी बातों को एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है। संविधान जो है वह सर्वोच्च कानून होता है, उससे बड़ा कोई कानून किसी भी देश में नहीं होता। संविधान ही सबसे बड़ा कानून माना जाता है और किसी भी देश में रहने वाले नागरिक आपस में उसी संविधान के मुताबिक रहते हैं। जैसे भारत देश में रहते हैं, हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। आपस में चाहे मेल जोल से रहो, चाहे झगड़ के रहो, रहना होगा आपको संविधान के दायरे में। ये तय करता है संविधान। मतलब नागरिकों के आपसी संबंध भी संविधान में लिखे हुए नियमों और कानूनों के मुताबिक तय होते हैं। न केवल नागरिकों के आपसी संबंध, बल्कि साथ में सरकार और नागरिकों के संबंध भी संविधान के द्वारा तय होते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे देश के सभी लोग स्वीकार करते हैं और उसी के माध्यम से सरकार और देश के लोगों के बीच के संबंध तय होते हैं, निर्धारित होते हैं। ठीक है ना। यह संविधान काम क्या क्या करता है। अब अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि ठीक है भैया, मान लिया हमने कि आपने नियम बना लिए, सर्वश्रेष्ठ बना लिए, अब इस संविधान का काम क्या है, तो इस संविधान का पहला काम कौन सा? पहला काम यह है कि जितने भी लोग साथ साथ रह रहे हैं उनके बीच भरोसा और सहयोग विकसित हो। ऐसा ना हो कि जिसके पास बहुत पैसा हो वो गरीब को सड़क पे छोड़ जाए। देश के नागरिकों में भाईचारे की भावना हो, बंधुत्व की भावना हो, समानता की भावना हो। यह काम करना संविधान का पहला लक्ष्य है, यह संविधान का पहला कार्य है। मतलब देश के सारे लोग आपस में समन्वय बना कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे का सहयोग करें और भरोसे को विकसित करें। ये पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य यह है कि सरकार का गठन कैसा करेंगे और किसे यह फैसला लेने का अधिकार होगा कि सरकार कैसे चलाई जाए और सरकार किस तरह के नियम बनाएगी। यह हो गया हमारा दूसरा काम हमारे संविधान का। मतलब संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि देश को संचालित करने के लिए एक कार्यकारी समिति बनाई जाए। वही कार्यकारी व्यवस्था जो है सरकार कहलाती है और उस सरकार का गठन कैसे किया जाए, वह किस तरह के फैसले ले और उस सरकार में फैसले लेने का अधिकार किसे मिले, यह तय करने का काम संविधान करता है। इसके बाद तीसरा काम सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है। ऐसा नहीं कि सरकार में आ गए तो मनमानी करने लगोगे आप। सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, साथ में यह भी बताता है कि नागरिकों के अधिकार क्या हैं। ऐसा नहीं कि नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है तो वो चाहे जब सरकार की कॉलर पकड़ने लगे। एक निर्धारित समय पर सरकार को समझ लो, परख लो, इसके बाद 5 साल बाद फिर मौका मिलेगा। सरकार खराब काम करती है तो नागरिकों के पास अधिकार है, बदल दो। लेकिन सरकारों को भी यह सोचना पड़ता है कि ऐसा नहीं कि 5 साल का समय मिला है तो 5 साल में आप तानाशाही शुरू कर दो। लोकतंत्र में इस बात की सख्त मनाही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नागरिक को ही सारा अधिकार है कि उस सरकार को कब बदल दे। यह तीसरा महत्वपूर्ण कार्य और यह अधिकार दिया है किसने? संविधान ने दिया है तीसरा अधिकार। चौथा, अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना। मतलब हमारा देश वैज्ञानिक प्रगति करे, हमारा देश शैक्षणिक प्रगति करे, हमारा देश सांस्कृतिक प्रगति करे, हमारा देश खेलों में प्रगति करे। इसके लिए लोगों के अंदर आकांक्षाएं प्रकट हों, उन आकांक्षाओं को एक प्लेटफॉर्म मिले, अच्छे समाज का गठन हो। यह कार्य करना भी संविधान के अंतर्गत आता है। नियमों और कानूनों की एक लिखित किताब तैयार हो गई और उस लिखित किताब में यह तय किया गया कि देश के रहने वाले नागरिक आपस में किस तरह से अच्छे संबंध बना कर रहे हैं। गड़बड़ करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, अच्छे से रहो, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद नागरिकों और सरकारों के बीच का संबंध कैसे हो, यह भी संविधान तय करता है। इसके अलावा संविधान के 4 महत्वपूर्ण कार्य हमने देखे। पहला कार्य हमने क्या देखा? पहला कार्य हमने ये देखा कि संविधान के द्वारा देश के नागरिकों में आपसी संबंध मजबूत हों, उनमें भरोसा डेवलप हो, उनमें सहयोग की भावना आए। यह काम संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा कार्य, संविधान यह तय करता है कि किसी देश को चलाने के लिए सरकार कैसे चुनी जाए।
और जब सरकार चुन जाए तो उसके फैसले कौन लेगा और किस तरह लेगा। तीसरा, सरकार की सीमाएं तय की जाती हैं। संविधान ये छूट बिल्कुल नहीं देता कि 5 साल के लिए यदि आपको सरकार बनाने का मौका मिला है तो आप जो मन में आए मनमाने ढंग से कर दें, संविधान बदल डालें। ये सुविधा बिल्कुल नहीं मिलती है। और ना ही नागरिकों को यह अधिकार है कि आपने यदि वोट डालकर सरकार को चुना है तो आप बार बार जाके सरकार की कॉलर ये कह के नहीं पकड़ सकते कि हमने बनाया है, हमारा काम सुनो। इसके लिए नियमावली तय है। हर 5 साल में चुनाव होंगे। 5 साल के बाद या कभी भी चुनाव में जब शासक दल के लोग या विरोधी दल के लोग आते हैं तो आप अपना निर्णय लीजिए। अच्छा काम किया तो पुनः चुनिए, नहीं किया तो विरोधियों को चुनिए। यह संविधान में व्यवस्था दी गई है। और साथ में संविधान हमारे समाज के गठन की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। मतलब समाज के चहुमुखी विकास के लिए कोई खेलना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, इन सारे लोगों के लिए समुचित व्यवस्था, समुचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम संविधान का है। चलिए और संविधान में क्या है इसे भी देखते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण लाइन आई है, जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान होना जरूरी है। मतलब जिन देशों में संविधान है तो लोकतांत्रिक शासन होना जरूरी नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन है तो वहाँ संविधान होना जरूरी है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि संविधान होना लोकतांत्रिक शासन होने की शर्त नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन होना संविधान होने की शर्त है। ब्रिटेन के खिलाफ जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद में अमेरिकियों ने भी अपना खुद का संविधान तैयार किया और यहीं से संविधान लिखने की परंपरा शुरू हुई, संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस के लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसको बोलते हैं पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। यह फ्रांसीसी क्रांति के बाद बना और इसके बाद से ही यह चलन हो गया कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि आप यहाँ पर लिखी हुई देख रहे हैं वो ये कि संविधान अगर है तो ये हम नहीं कह सकते कि देश लोकतांत्रिक ही होगा। चीन में भी संविधान है, लोकतंत्र नहीं है। पाकिस्तान में भी संविधान है, लोकतंत्र का चाहे जब चीरहरण हो जाता है। लेकिन भारत में संविधान है, भारत लोकतंत्र है। मतलब यह है कि अगर किसी देश में उसका अपना संविधान है तो वह देश लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला ही होगा, यह जरूरी नहीं है। लेकिन अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला कोई भी देश है तो उसका अपना संविधान होगा ही, होना ही चाहिए, यह महत्वपूर्ण शर्त है। अब आपसे मान लो एक हॉट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस कथन को स्पष्ट कीजिए कि जिन देशों में संविधान है वे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले हों या नहीं, किंतु जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश हैं उनका संविधान होना चाहिए, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसका उत्तर कैसे लिखना होगा? इसके लिए आपको सोचना चाहिए कि देखिए, चीन का उदाहरण हमने देख लिया, पाकिस्तान का उदाहरण हमने देख लिया कि वहाँ पर राजा जो है मनमानी कर लेता है। अब भारत का उदाहरण ले लेते हैं। भारत लोकतांत्रिक देश है, तो भारत लोकतांत्रिक देश, इसका अपना संविधान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि यहाँ पर अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय, पंथ, लिंग के लोग रहते हैं और जब इन लोगों में विचारों की भिन्नताएं हैं, रीति रिवाज की भिन्नताएं हैं, आचार व्यवहार की भिन्नताएं हैं और ये चाहते हैं कि हमारा आचार विचार, हमारा धर्म बाकी लोग भी मानने लगें, तो ऐसी बाध्यताएं ये बहुसंख्यक लोग पैदा ना करें या अल्पसंख्यक लोग कट्टरता ना फैला दें, इसके लिए संविधान होना जरूरी है। मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी लोगों का सम्मान होता रहे, इसके लिए संविधान जरूरी है। लेकिन संविधान है तो यह कतई जरूरी नहीं है कि वह देश लोकतांत्रिक है, लेकिन देश लोकतांत्रिक है तो संविधान का होना जरूरी है। हमने देखा था फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ते हुए हमने देखा था कि फ्रांस के जो राजा थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, आपको बता दें इंग्लैंड की और फ्रांस का 36 का आंकड़ा रहा है। इंग्लैंड ने जहां कब्जा जमाया था तो उन देशों की आज़ादी के लिए फ्रांस ने मदद की थी। अमेरिका में यही हुआ था, ब्रिटेन के लोगों ने वहां पर कब्जा जमाया था और उस कब्जे को छुड़ाने के लिए अमेरिकियों की मदद की फ्रांसीसियों ने। और जब अमेरिकी ब्रिटेन से आज़ाद हो गए तो उन्होंने अपना संविधान बना लिया और हेडिंग डाली वी द पीपल, हम लोग।
तब हमने भी हमारे संविधान में डाला है, हम भारत के लोग। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में भी लिखा मिलेगा, हम दक्षिण अफ्रीका के लोग, ये हम आगे देखेंगे। और हमने फ्रांस के बारे में देखा कि जब फ्रांस में राजतंत्र का खात्मा हुआ, राजतंत्र को हटा दिया गया, लुई 16वें को फांसी दे दी गई, और उसके बाद में जो लोकतंत्रवादी लोग आए उन्होंने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र लेकर आए, मतलब फ्रांस में संविधान लेकर आए, और यहीं से संविधान की परंपरा चलन में आ गई और यह फिर चलती जा रही है। तो आज के इस एपिसोड में, आज के इस कंटेंट में आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि संविधान की ज़रूरत क्यों। अगले कंटेंट में अब हम जानेंगे भारत की तरफ, हमारा रुख होगा हमारे अपने देश की तरफ कि भारत में संविधान निर्माण कैसे हुआ। तो ठीक है, आप लोग इस कंटेंट को पूरा शुरू से एक बार फिर देख लीजिए यदि समझ में ना आया हो तो। अगर कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस डाउट को दूर कर सकें। हाँ, एक बात और, एक हमारे साथी हैं, उन्होंने पूछा है कि यदि फ्रांस ना होता तो क्या होता। आपको बता दें, फ्रांस को सारी दुनिया के लोगों के साथ साथ हम भारतीयों को भी सत सत नमन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि फ्रांस ने राजतंत्र के खिलाफ लड़ने के लिए पहली बार झंडा उठाया, और ऐसे वैसे लोगों ने नहीं, बड़े साधारण टाइप के लोगों ने जा कर के जंग छेड़ दी। यानी एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि किसी बहुत बड़े गुंडे से लड़ने के लिए इद्दे पिद्दे टाइप के लोग चले गए थे, और उन्होंने जंग को जीत ली, और जीतने के बाद में वहाँ पर राजतंत्र का खात्मा किया, लोकतंत्र की स्थापना की, और उनके नारे थे, क्या नारा था? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। और यहीं से पूरे विश्व को ये संदेश गया कि जब फ्रांस आज़ाद हो सकता है, फ्रांस में लोकतंत्र आ सकता है, तो हमारे देश में क्यों नहीं। बस इसीलिए हम कहते हैं कि अगर फ्रांस ना होता तो लोकतंत्र तो आता, लेकिन हो सकता है बहुत देर हो चुकी होती। आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा आशा करता हूं, और इसी तरह के और रोचक प्रश्न यदि आप लोग लेकर आते हैं तो मुझे भी एक्सरसाइज ज़्यादा करनी होगी। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि आपके कुछ रोचक प्रश्नों के जवाब भी हम देते रहें तो आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर, और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।